हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये जो सब्जेक्ट कोड है बीपीएससी 132, ये सब्जेक्ट कोड है। पॉलिटिकल साइंस की ये क्लास रहेगी। भारतीय सरकार और राजनीति। इस क्लास के अंदर हम भारतीय सरकार और राजनीति के बारे ये जो विषय है इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम प्रिपेयर करेंगे, उन प्रश्नों को जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो फर्स्ट टाइम व्यूवर हैं, पहली बार हमारी क्लास में आए हैं, पहली बार हमारे पेज पर आए हैं, प्लीज आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न लेते हैं हम। जो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल के मुख्य आदर्श क्या है? ठीक है, देखिए, प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना होती है एक तरीके का परिचय। जैसे अगर हम कोई भी किताब खोलते हैं या कोई भी मतलब के बुक को हम ओपन करते हैं, तो स्टार्टिंग में उसमें कुछ परिचय होता है उसके बारे में, है ना? तो ये जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके क्या मुख्य आदर्श हैं वो हमें समझने हैं। इसमें देखिए, प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों पर स्पष्ट करती है थे। भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य हैं और क्या आदर्श हैं भारतीय संविधान के, उसका परिचय देती है। अब देखिए, हम इसको समझते हैं। इसके मुख्य आदर्श जो हैं वो है संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य न्याय। इसके अतिरिक्त ये सभी नागरिकों के लिए न्याय, जिसमें आता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारे को सुनिश्चित करती है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय संविधान का जो परिचय है, उसके आदर्श जो है वो है सभी नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, और उनके पास स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि एक भाईचारे को सुनिश्चित करती है। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, यह हमने पहला प्रश्न करा है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है? ठीक है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल्स राइट होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं और जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, उनमें क्या अंतर है, मतलब उनमें क्या चीजें भिन्न है, उसको समझना है। देखिए, मौलिक अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये वाद योग्य हैं, यानी कि जस्टिसेबल है। अगर यानी इनके हनन पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अगर किसी भी प्रकार से आपके कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है आपका राज्य या कोई भी, तो उसके लिए क्या है, आप न्यायालय के पास जा सकते हैं कि भाई ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो एक हमें राजनीतिक स्वतंत्रता देते हैं। अब इसके बाद में आता है नीति निदेशक तत्व। ये क्या है? ये बाध्य योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये जो नीति निदेशक जो तत्व होते हैं, ये कोई भी न्यायालय एक तरीके से लागू करने के लिए प्रेशर नहीं बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, ये राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक दिशा निर्देश देते हैं। यानी कि समाज कैसे आपका कल्याणकारी हो, समाज कैसे आपका बेहतर बने, उसके लिए ये दिशा निर्देश तो देते हैं, सामाजिक और आर्थिक निर्देश तो देते हैं। लेकिन अगर उस तरीके का फिर भी कार्य नहीं होता है, जैसे मान लीजिए किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने जो पहले सत्ता में नहीं थी, आपसे वादे कर दिए कि भाई मैं आप हमें सत्ता में रहिए, हम ये स्टेट में ये इस तरीके का डेवलपमेंट करेंगे या ये चीजें करेंगे हम स्टेट के अंदर, या आपके स्टेट को हम इस तरीके से बढ़ाएंगे, या जो भी उन्होंने आपसे वादे करे हैं, अगर वो सरकार सत्ता में आ भी जाती है, तो उन वादों के लिए आप उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन कानून के पास नहीं ले सकते हैं या न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं कि भाई इन्होंने ये मेरे को बोला था और अब ये इस कार्य को नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो भी राज्य होता है, वो अपनी जो उसकी आंतरिक मजबूरियां रहती हैं, या अगर उसके पास उतना आर्थिक स्रोत नहीं है, तो उसके लिए वो न्यायालय को बोल सकता है कि जी मेरे पास अभी इन चीजों का प्रबंध नहीं है, इसके लिए मैं ये कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो नीति निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा पास नहीं कराए जा सकते, या न्यायालय दबाव डाल करके पास नहीं कराया जा करता। और मौलिक अधिकार के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स के लिए आप न्यायालय के पास जा सकते हो। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं लिख लें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान की क्या मुख्य विशेषता है उनको बताना है।
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है ये दुनिया का सबसे विशाल और लिखित संविधान है, यानी कि सबसे बड़ा संविधान है और ये लिखित है, हैंड रिटन। ये कठोर और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण है। कहीं कहीं पर जो संविधान है वो काफी ज्यादा कठोर है और कहीं पर लचीला है, ठीक है। अब देखिए, एक इसको मैं रोक करके जनरली आपसे पूछूंगा, देखिए हम सब ये संविधान का जो शब्द है, संविधान शब्द को हम कई बार सुनते हैं, लेकिन क्या हमें इसका प्रॉपर मतलब पता है? अगर हम किसी को बोले भाई आप एक्सप्लेनेशन दो संविधान क्या है, तो कोई क्या कहेगा? देखिए, संविधान जो है वो एक तरीके की एक सर्वोच्च एक किताब है, कानूनी किताब है हमारे देश की। उसमें क्या है कि हमारे देश और हमारे देश के नागरिक, उनके ऊपर जो जो कानून हैं और जो जो कानून बने हैं वो सारे उसमें लिखित हैं, और देश किस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। उसमें चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स हों या कोई और कानून हो, न्यायपालिका से जुड़े हुए, राज्य से जुड़े हुए, या मौलिक अधिकार, जितने भी कानून हैं सारे उसमें लिखित हैं कि देश कैसे आगे चलेगा। उसमें संशोधन भी हो सकते हैं, कई बार उसमें बदलाव भी हो चुके हैं और आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाई गई है। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली, इट मींस जो संसद है ना, संसद सर्वोच्च है, संसद के प्रति जवाबदेह होती है। जो गवर्नमेंट है, जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी देश को चला रही है, जो भी केंद्र सरकार है, वो क्या होगी? संसद के प्रति जवाबदेह होगी। उसके जितने भी मंत्री होंगे, मंत्री परिषद होगा, वो भी जवाबदेह होगा संसद के प्रति। एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने ये शब्द सुना भी होगा कि राष्ट्रपति तो सबसे ऊपर का स्थान है पूरे देश के अंदर, या राष्ट्रपति जो होता है वो सबसे एक महत्वपूर्ण पद है और एक सबसे बड़ा पद है। लेकिन मुख्य तौर पर जो पूरा देश चलाता है वो कौन चलाता है? प्रधानमंत्री देश चलाते हैं। तो ये संसदीय शासन प्रणाली ही है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को ये शक्तियां मिलती हैं कि वो पूरे देश में शासन कर सके, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। यानी कि देश जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश है सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। यानी कि इसमें न्यायपालिका जो रहती है वो स्वतंत्र रहती है, और जो लोगों के मौलिक अधिकार है उनको मजबूती से रखा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या महत्व है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति, ये समिति थी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, 1976 में ये स्वर्ण सिंह समिति को वो लाइन थी। इस समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार तो हैं ही, मौलिक कर्तव्य भी हैं हमारे ऊपर। इनका महत्व यह है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान, भाईचारे की भावना जगाते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों को तो हमें बचाना ही है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को भी हमें देखना है कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है। क्या हम गलती से भी किसी राष्ट्रीय प्रतीकों का कोई मतलब कि एक तरीके से उनको ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं, उन उन उनको हम सम्मान उतना दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, या जो मतलब सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे गवर्नमेंट, हम जाते हैं कहीं पर भी, कुछ गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ये जो है सार्वजनिक संपत्ति है एक तरीके की, हम उसको किसी भी तरीके से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, है ना। तो ये सब देखना पड़ता है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों, सेंटर स्टेट रिलेशंस की विवेचना कीजिए, ठीक है। भारत में एक तो एक केंद्र है सबसे ऊपर, और केंद्र के अंडर क्या है? राज्य आते हैं सारे, ठीक है। चाहे उसमें उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, कोई भी मतलब के राज्य हो, ठीक है। तो भारत में केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग देख लीजिए। पहला है इसमें विधायी संबंध, अनुच्छेद 245 245 से 255 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 245 से 255 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों में के बीच कानून बनाने की शक्तियों को मतलब विभाजन कर रखा है कि भाई क्या शक्तियां स्टेट के पास हैं कि वो कानून बना सकती हैं, ठीक है, और क्या शक्तियां राज्य केंद्र के पास हैं कि वो किन पॉइंट्स पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब जो राज्य कानून बना सकते हैं उसमें छेड़खानी केंद्र नहीं कर सकता, और जो केंद्र कानून बनाएगा उसमें राज्य छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये तरीके से मेंशन है, ठीक है, विधायी संबंध है, ठीक है, अनुच्छेद 245 से 255 के तहत।
और इसमें दूसरा पॉइंट आता है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध देख लीजिए, केंद्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है और अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जो आईएएस आईपीएस जो होते हैं ये बड़ी रैंक्स होती हैं, ये किसके अंडर आते हैं? सारे केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। ठीक है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है। अब जो भी केंद्र अगर मान लीजिए कोई भी कानून लेकर के आती है या कोई भी कानून का पालन करवाना है पूरे देश के अंदर, तो वो क्या करेगी? जो उनके चुने हुए आईएएस आईपीएस हैं, ये इनकी भूमिका है अब कि अब ये पूरे देश के अंदर उन कानूनों का पालन करवाएंगे देश के सभी नागरिकों से। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है? केंद्र का डायरेक्टली कनेक्शन किससे होता है? आईएएस आईपीएस से। राज्य सुने ना सुने, लेकिन आईएएस आईपीएस तो भाई इनके अंडर है ना, और आईएएस आईपीएस को स्टेट भी टच नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली केंद्र को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं हम, वित्तीय संबंध। अब वित्तीय संबंध देख लीजिए, केंद्र सरकार के पास करों के प्रमुख स्रोत होते हैं और वह राज्यों को अनुदान ग्रांट्स प्रदान करती है। हर राज्य में बजट होता है। ठीक है, एक तो सेंटर का बजट अलग होता है, राज्य का बजट अलग होता है। राज्य किस तरीके से चलेगा? जो राज्य की गवर्नमेंट होती है उसके लिए भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है, केंद्र सरकार, उससे ग्रांट्स लेती है, यानी कि हर बार उससे पैसा लेती है राज्य को चलाने के लिए। क्योंकि क्या है, केंद्र सरकार के पास जो कर होते हैं, जो टैक्सेस हो रहे हैं, टैक्सेस हमारे ज्यादातर जो टैक्स रहते हैं वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये केंद्र सरकार के पास जाते हैं। ठीक है, प्रमुख स्रोत जो होते हैं वो रहते हैं केंद्र सरकार के पास में। स्टेट के पास भी जाता है हमारा टैक्स, पर कम जाता है। सेंटर के पास ज्यादा टैक्स जाता है लोगों का। अब अगले प्रश्न पे आ जाइए, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों इमरजेंसी पावर्स का वर्णन करें। ठीक है, देखिए ये जो है ना भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, इसके लिए मैंने पूरी प्रॉपर एक क्लास बनाई थी। मेरे वीडियो के फीड में आप जाकर के देख लेना। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया उस वीडियो के अंदर। बाकी इसमें इमरजेंसी पावर का सिर्फ लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। भारत का जो संविधान है उसमें 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान दे रखा है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार लग चुका है इंदिरा गांधी जी की सरकार में ही। ठीक है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, अगर मान लो कोई युद्ध चल रहा है, आंतरिक युद्ध है या बाह्य युद्ध हो गया कोई। ठीक है, देश के अंदर भी युद्ध हो जाता है, कई बार देश के बाहर की तरफ से भी युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी पूरे देश के अंदर लगा सकता है। दूसरा देख लीजिए, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट के अंदर अगर मान लीजिए संवैधानिक तंत्र उसका बिगड़ जाता है, तो वहां पर अगर चाहे राष्ट्रपति तो अपना शासन लागू कर सकता है किसी भी स्टेट के अंदर। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आ जाइए, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। देश या इसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता खतरे में होने पर भारत, है ना, ये आ गया यहां तक बस। देश या इसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता खतरे में होने पर, यानी कि अगर वित्तीय स्थिरता खराब होती है देश की या किसी स्टेट की भी या किसी भी हिस्से की, तो भी उस कंडीशन में आपातकाल लग सकता है। भारत में अभी तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम की मुख्य विशेषताएं क्या है? ठीक है, दलीय व्यवस्था क्या होती है उसको समझना है। भारत की दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहां बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी पार्टियां जो चुनाव में हिस्सा लेती हैं। गठबंधन की राजनीति चलती है ना, कोalition पॉलिटिक्स का युग है, क्योंकि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलना कठिन हो जाता है। अभी आपने देखा होगा पूरे भारत के अंदर बीजेपी के पास भारतीय जनता पार्टी जो है, उन्होंने कई स्टेट के अंदर मिल करके गठबंधन कर करके भी सरकार बना रखी है। ऐसे ही कांग्रेस ने भी कई स्टेट में ऐसे कर रखा है। ठीक है, तो वो डेटा तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, पर ये तरीके से गठबंधन राजनीति इसको कहते हैं। गठबंधन हो जाता है कि भाई अगर हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, पूरी तरीके से हमारे पास बहुमत प्राप्त नहीं है, तो हम 2 पार्टियां मिलकर के या 3 पार्टियां मिलकर के वो मतलब गठबंधन करके और सरकार बना सकती हैं और चला सकती हैं। अगले पॉइंट पे आ जाइए, क्षेत्रीय दलों, रीजनल पार्टीज का प्रभाव और महत्व राष्ट्रीय राजनीति में लगातार बढ़ रहा है। यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, यानी कि जो लोकल पार्टीज होती है ना एरिया के अंदर, जिन्हें निर्दलीय भी कहा जाता है, उनका प्रभाव और महत्व राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता जा रहा है। आखिरी पॉइंट दे दीजिए, दलों का आधार मुख्य रूप से जाति, धर्म और भाषा पर केंद्रित होता है। यह भी पॉइंट है, पर यह पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना, आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा कि भाई जाति, धर्म या भाषा के आधार पर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई दलों का डायरेक्टली फोकस सिर्फ उस पे हो रहा है।
डेवलपमेंट पे नहीं हो रहा है उतना, है ना? तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? इन जो ये प्रश्न हैं इनके आंसर हैं, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर इनके पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, लॉन्ग आंसर प्रोवाइड करेंगे हम इसके, ठीक है? बाकी हमारे पेज से जुड़े रहिए, वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दे करिए, एप्रिसिएशन के लिए कमेंट कर दे करिए, हमें अच्छा लगता है अगर आप लोग हमें एप्रिशिएट करते हैं तो। और बाकी हमें ज़रूर फॉलो करिए पे और हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर कर दे करिए अपने दोस्तों में और अपने मित्रों में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।